हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कल आपने BHEL की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उसको देखा होगा कि BHEL की जो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की एग्ज़ाम है वो 11 और 12 अप्रैल को शेड्यूल की गई है। उसके जो भी एडमिट कार्ड्स है वो जल्द ही साइट पे अपलोड हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि BHEL का ET मतलब इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल का जो 2023 का पेपर हुआ था उसका हम 1 से लेके 50 तक जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो भी स्टूडेंट्स ST की एग्ज़ाम देने वाले हैं BHEL की, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको हाई चांसेस है कि उस टाइप से या फिर उन पर्टिकुलर चैप्टर से इस बार भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो हम डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले आप पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार, और अगर नहीं आता है तो मैं उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे देखिए, इन एन RL सीरीज सर्किट द सोर्स वोल्टेज इज V, फाइंड द करंट एट टाइम T इज इक्वल टू L/R। यहाँ पे क्या गिवन है? RL सीरीज सर्किट है। ओके, RL सीरीज सर्किट, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा है कि सोर्स वोल्टेज इज V, ओके, एंड करंट एट टाइम T इज इक्वल टू L/R। तो हमें पता है इसका I का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो AC सर्किट में हमें पता है I ऑफ T हम कैलकुलेट करते हैं I0 e रेस टू माइनस T/τ। इसमें से जो टाउ है वो है L/R, ये है हमारा टाइम कांस्टेंट। तो हमें क्या पूछा है? फाइंड करंट एट टाइम T इज इक्वल टू L/R, मतलब वी हैव टू फाइंड I ऑफ T एट T इज इक्वल टू टाउ। तो हम T इज इक्वल टू टाउ ये इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा I ऑफ T इज इक्वल टू I0 e रेस टू पावर माइनस टाउ अपॉन माइनस टाउ इज इक्वल टू I0 e रेस टू पावर -1। ओके, I ऑफ T की वैल्यू जो आएगी e रेस टू पावर -1 की वैल्यू आती है 0.632, और ये वैल्यू आप याद रखेंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स में अगर वो गिवन नहीं देगा तो आपको ये वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी और आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। 0.632 इंटू I0। अभी देखिए I0 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको पता भी नहीं है तो आप एक बार ऑप्शन को गो थ्रू कर लीजिए। ऑप्शन में कहीं पे भी आपको I0 नहीं लिखा है, ऑप्शन में दिखा है V/R। तो इसका फाइनल आंसर होगा I ऑफ T इज इक्वल टू 0.632 इंटू V/R। ओके, मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर इनपुट टू अ 3-फेज इंडक्शन मोटर इज़ 50 किलोवाट। P इन दिया है हमें 50 किलोवाट। ओके, द टोटल लॉसेस इन द स्टेटर आर 2 किलोवाट, मतलब P लॉस एट स्टेटर हमें दिया है 2 किलोवाट। ओके, देन फाइंड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इफ़ द मोटर इज़ रनिंग विद द स्लीप ऑफ 5%। स्लीप हमें दिया है 5%। हम 5% को ऐसे भी लिख सकते हैं 5/100 इज इक्वल टू 1/20। ये हमारी स्लीप की वैल्यू है। हमें क्या पूछा है? फाइंड द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मतलब हमें P मैकेनिकल पूछा है, P मैकेनिकल। ओके, ठीक है। देखिए, हमें इनपुट पावर दिया है, उसके बाद स्टेटर में 2 किलोवाट का लॉस हुआ है, तो हमारा जो ग्रॉस पावर होगा मोटर का वो ग्रॉस पावर आएगा 50 - 2 इज इक्वल टू 48 किलोवाट। ओके, हमें क्या पूछा है? P मैकेनिकल। तो हमें पता है कि P मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 - S इंटू P ग्रॉस, ओके, इज इक्वल टू 1 - 1/20 इंटू P ग्रॉस दिया है 48 इज इक्वल टू 19/20 इंटू 48। ओके, इसका आंसर आएगा 45.6 किलोवाट। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये P मैकेनिकल इज इक्वल टू 1 - P ग्रॉस ये कैसे आया, तो आप एक बार हमारा टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर लीजिए। उसमें मैंने इसका सर्कल डायग्राम अच्छे से, इसका जो पावर फ्लो डायग्राम है इंडक्शन मोटर का वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है।
बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अ 500 वोल्ट शंट मोटर हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, कैलकुलेट द बैक ईएमएफ व्हेन आउटपुट इज 8 किलोवाट एट 80% इफिशियंसी। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी न्यूमेरिकल हो सकता है, इसलिए हमें लिमिटेड टाइम में वीडियो के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन पहले से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार मैं सोल्यूशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम 500 वोल्ट शंट मोटर, तो हम पहले शंट मोटर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसमें सप्लाई वोल्टेज दिया है 500 वोल्ट, हैज़ आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.8 ओम। देखिए यहाँ पे जो है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू दी है 0.8 ओम, और फील्ड रेजिस्टेंस दिया है, मतलब RSH जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है वो है 200 ओम। कैलकुलेट द बैक EMF व्हेन आउटपुट इज 8 किलोवाट एट 80% इफिशियंसी। देखिए हमें आउटपुट 8 किलोवाट दिया है और इफिशियंसी दी है। जब भी आपको आउटपुट और इफिशियंसी देते हैं तो इनडायरेक्टली आपको पहली स्टेप समझ में आ जानी चाहिए कि आपको इनपुट पावर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखिए इफिशियंसी जो है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट पावर का रेशो। यहाँ से हमें इनपुट पावर मिली, इनपुट पावर हमारी आएगी 10 किलोवाट। ओके, तो ये सेम वैल्यू हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए मुझे ISH पता करना है, मतलब जो शंट फील्ड का जो करंट है वो पता करना है, और जो आर्मेचर करंट है वो पता करना है, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, बैक EMF पूछा है। तो जनरली हमें बैक EMF का फॉर्मूला पता रहता है फॉर मोटर, EB इज इक्वल टू V माइनस IRA। तो यहाँ ये टर्म में से हमें V की वैल्यू तो गिवन है, RA भी गिवन है, हमारे पास आर्मेचर करंट की वैल्यू अननोन है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, पहले मैं शंट करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। शंट करंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई ये जो पूरा सप्लाई वोल्टेज है वो पूरा शंट फील्ड के अक्रॉस आपका आएगा, तो V डिवाइड बाय RSH इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। अभी ठीक है, शंट ब्रांच का करंट आपने फाइंड आउट कर लिया, मगर फिर भी आर्मेचर ब्रांच का करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सप्लाई करंट की रिक्वायरमेंट है। तो सप्लाई करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें दिया है इनपुट पावर इज इक्वल टू 10 किलोवाट, तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ओके, तो हमें V की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू भी गिवन है, उसमें से हम I मतलब जो सप्लाई करंट है उसको फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा आएगा 20 एम्पियर। तो ये 20 में से 2.5 माइनस करके हमारा आर्मेचर करंट आएगा 17.5 एम्पियर। ये सेम करंट हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, EB इज इक्वल टू V माइनस IRA। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बैक EMF का आंसर आएगा 486 वोल्ट। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन के वजह से आपको थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। आप एक बार सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ दिया है जो है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। द लाइन मार्क्ड एज X इन द फिगर इज टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमें पूछा है कि X जो है, मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी मोटर की है। पहले देखिए SC शंट मोटर, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन तो हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद है DC सीरीज़ मोटर, तो हमें पता है टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi इंटू IA, ठीक है, और सीरीज़ मोटर में जो आपका फ्लक्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है IA के, तो आपका टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा IA स्क्वायर के। ओके, तो आपका जो टॉर्क है वो टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का कैरेक्टरिस्टिक आएगा DC सीरीज़ मोटर के लिए। ये जो सबसे नीचे का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका आएगा टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट का फॉर DC सीरीज़ मोटर, और इसके ऊपर का जो हमें पूछा है वो कैरेक्टरिस्टिक है DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का, क्योंकि इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर आपका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स सीरीज़ और शंट का आपको एडिशन होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में, ठीक है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो DC मोटर सीरीज़ मोटर के ठीक ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक इसका कर्व आता है। तो आप एक बार अगर आपको ये कर्व DC मशीन के जितने भी कर्व है वो अगर आपको ठीक से मतलब उसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है DC क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अब देखिए ये जो है आपका EMFT से क्वेश्चन है। The magnetic field intensity DH produced by a point P of differential current element IDL is given by the angle between element and the line joining P and alpha and the distance between P and element R। ओके, हमें एंगल जो है वो दिया है अल्फ़ा, और क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट P बाय द डिफरेंशियल प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट P। मान लीजिए ये आपका एक जो है वो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है जिसमें से आए करंट, तो ये आपका है डिफरेंशियल करंट एलिमेंट। तो आपको क्या पूछा है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी DH प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। ये जो है ये पॉइंट P है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंगल बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग P। ओके,
ये जो एंगल है ये आपको दिया है अल्फ़ा, हमें पूछा है DH। तो इसका डायरेक्टली मैं इसमें आपको फार्मूला बता देता हूँ। इसका डेरिवेशन है वो थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, इसलिए इसका डायरेक्टली फार्मूला देखिए। हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है तो उसका फार्मूला आता है IDL इंटू साइन ऑफ एंगल जो यहाँ पे दिया है अल्फ़ा अपॉन 4πr²। इसमें r क्या है, लाइन जॉइनिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड द एलिमेंट। ये डिस्टेंस बिटवीन P और एलिमेंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको r गिवन है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ये हमें दिया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, अब देखिए, व्हाट टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन प्रोड्यूसेस रिएक्टिव पावर एंड एक्ट्स एज शंट कैपेसिटर। क्या दिखा है, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, व्हाट टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन प्रोड्यूसेस रिएक्टिव पावर। एब्जॉर्ब्स पूछा है क्या, तो नहीं, प्रोड्यूसेस रिएक्टिव पावर मतलब वो मशीन जो है वो ओवर एक्साइटेड है। ओके, अगर वो पूछता कि एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर तो उसका आंसर आता अंडर एक्साइटेड। इसलिए व्हाट टाइप ऑफ सिंक्रोनस मशीन प्रोड्यूसेस रिएक्टिव पावर एंड एक्ट्स एज शंट कैपेसिटर, इसका करेक्ट आंसर है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें एक नेटवर्क दिया हुआ है, ये स्टार कनेक्शन है। हमें पूछा है कि Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम दिस सर्किट डायग्राम। तो हमें पता है कि ऐसा अगर आपको स्टार नेटवर्क गिवन देता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देता हूँ, ऐसा सिमिलर एक नेटवर्क मान लीजिए। अगर ये नेटवर्क मुझे गिवन उसने दिया है, ये है आपका ZA, ये है ZB, एक सेकंड, ये है आपका ZC और ये है आपका ZB। और अगर वो पूछता है कि Z पैरामीटर्स मुझे फाइंड आउट करने, उसका पूरा Z पैरामीटर्स का मैट्रिक्स, तो इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। Z11 आप फाइंड आउट करेंगे ZA प्लस ZB से, उसके बाद Z12 और Z21 ये आपका आएगा ZB और आपका Z22 जो है वो आएगा ZB प्लस ZC। तो ये सेम फार्मूला, आप इस फार्मूले को याद रखिए। अगर ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है अगर वो आपको स्टार कनेक्शन देता है तीनों रेजिस्टेंस का। अगर आपको वो डेल्टा कनेक्शन देता है तो उसको पहले आपको स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो इस फिगर में देखिए, ZA की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 ओम, उसके बाद ZB की जो वैल्यू है वो आपको दी है 20 ओम और ZC की जो वैल्यू है वो आपको दी है अगेन 10 ओम। ओके, तो डायरेक्टली मैं Z पैरामीटर अगर मैट्रिक्स फाइंड आउट करूँगा तो Z11 क्या आएगा, ZA प्लस ZB, मतलब ये आएगा 30 ओम। उसके बाद ZB क्या है 20 ओम और ZC आएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। करेक्ट आंसर आएगा 30, 20, 20 और 30। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए, BHEL के जो क्वेश्चंस है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी मैं मॉडरेट टू हार्ड बोल सकता हूँ, मगर कोई क्वेश्चंस इजी भी है, लेकिन न्यूमेरिकल की लेवल थोड़ी अच्छी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ये क्वेश्चन के जितने भी इसके पीछे के कंसेप्ट है वो आप एक बार क्लियर कर लीजिए, जिससे अगर एग्जाम में सिमिलर कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको उसमें आसानी होगी। यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ ओवरहेड लाइंस फॉर सेम रेजिस्टेंस द डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द डायमीटर ऑफ कॉपर कंडक्टर। तो ये जो है ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 1.26। डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज अबाउट 1.26 टाइम्स डायमीटर ऑफ कॉपर कंडक्टर। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिगार्डिंग कुछ थियरी पॉइंट्स समराइज किए हैं। यहाँ पे देखिए, कंपैरिजन ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्टर। द कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 60% ऑफ दैट ऑफ कॉपर। ये तो हमें पता ही है कि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कम होती है कॉपर से, लेकिन कितना, 60% कम होती है। द स्मॉलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम मीन्स दैट फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन इफिशियंसी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मस्ट बी लार्जर इन एल्यूमिनियम दैन इन कॉपर। अगर आपका कंडक्टर एल्यूमिनियम का है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कॉपर।
यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिखा है फॉर द सेम रेजिस्टेंस द डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज अबाउट 1.26 टाइम्स द डायमीटर ऑफ कॉपर कंडक्टर। तो ये जो है ये वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, अगर आप ट्रांसमिशन कंपनी में काम करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। आपके बेसिक के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 2.71 ग्राम पर सीसी इज लोअर देन दैट ऑफ कॉपर, देयरफॉर एल्यूमिनियम कंडक्टर हैज़ ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ द वेट ऑफ इक्विवेलेंट कॉपर कंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। एल्यूमिनियम का जो वेट है वो इक्विवेलेंट कॉपर कंडक्टर से 1/2 टाइम्स मतलब हाफ वेट उसका होता है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर ये पॉइंट आपके नोट्स में नहीं है तो। यहाँ पे देखिए अगेन ये जो है ये आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अ सर्टन जेफेट हैज़ IGSS ऑफ -2 नैनो एम्पेयर फॉर VGS इज इक्वल टू -20 वोल्ट, डिटरमाइन द इनपुट रेजिस्टेंस। अभी यहाँ पे देखिए अगर आपने ये वाला कंसेप्ट अगर पहले पढ़ा भी नहीं है तो आप बेसिक मतलब कंसेप्चुअल या फिर बेसिक से आप इस क्वेश्चन को कैसे उठा सकते हैं। आपको क्या पूछा है, इनपुट रेजिस्टेंस पूछा है। यहाँ पे कोई भी ड्रॉप कितना है क्या है इसका कोई जिक्र किया है तो नहीं है, आपको डायरेक्टली इनपुट रेजिस्टेंस पूछा है। हमें पता है कि आर इन हमें फाइंड आउट करना है। अब रेजिस्टेंस होगा तो वो ऑब्वियसली वोल्टेज और करंट का रेशो होगा। यहाँ पे वोल्टेज की एक वैल्यू दी है, करंट की एक वैल्यू दी है, तो मैं इनपुट रेजिस्टेंस लिखूंगा VGS डिवाइडेड बाय IGSS। ओके, VGS डिवाइडेड बाय IGSS। इसमें से हमें VGS की वैल्यू दी है -20 डिवाइडेड बाय IGSS दिया है -2 नैनो एम्पियर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 × 10⁻⁹ इज इक्वल टू 10,000 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए द इंटर बेस रेजिस्टेंस ऑफ UJT इज द ऑर्डर ऑफ। अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। UJT का इंटर बेस रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आती है 5 किलो ओहम टू 10 किलो ओहम के बीच में। अगर आपके पास नहीं है तो इस डेटा को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ सिंगल बस बार सिस्टम। नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा वैलिड एडवांटेज नहीं है सिंगल बस बार सिस्टम का। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वेरी लो फॉल्ट करंट, सेकंड ऑप्शन है लो कॉस्ट। अभी देखिए सिंगल बस बार सिस्टम है तो उसकी लो कॉस्ट तो होगी, ये तो हमें पता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं आएगा। उसके बाद सिंपल ऑपरेशन, हमें पता है सिंगल बस बार सिस्टम है उसका ऑपरेशन बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं होता। उसके बाद उसका मेंटेनेंस भी उसका लेस रहता है। तो ये तीनों भी है, ये आपके एडवांटेज है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज। तो अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन के बारे में पता भी नहीं है तो आप एक तरह से गेस कर सकते हैं कि वेरी लो फॉल्ट करंट इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज। अगर आपको सिंगल बस बार सिस्टम के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं पता तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए सिंगल बस बार सिस्टम में से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उसकी पूरी समरी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दी है आपके लिए। यहाँ पे देखिए सिंगल बस बार सिस्टम, द सिंगल बस बार सिस्टम हैज़ द सिंपलेस्ट डिज़ाइन। देखिए सिंपलेस्ट डिज़ाइन एंड इज़ फॉर पावर स्टेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्मॉल आउटडोर स्टेशंस हैविंग रिलेटिवली फ्यू आउटगोइंग और इनकमिंग फीडर्स एंड लाइन्स। अभी यहाँ पे देखिए सिंगल बस दिया है, उसके बाद आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे भी सेम आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर और उसके बाद ट्रांसफार्मर है। द जनरेटर्स, आउटगोइंग लाइन्स एंड ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड टू द बस बार। ईच जनरेटर एंड फीडर इज कंट्रोल्ड बाय सर्किट ब्रेकर। ये तो हमें पता ही है। द आइसोलेटर परमिट टू आइसोलेट जनरेटर्स, फीडर्स एंड सर्किट ब्रेकर्स फ्रॉम द बस बार फॉर मेंटेनेंस। अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर द लो इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, इसकी इनिशियल कॉस्ट कम है, इसका मेंटेनेंस लेस है और इसका सिंपल ऑपरेशन है। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे देखिए लो इनिशियल कॉस्ट, लेस मेंटेनेंस, सिंपल ऑपरेशन। क्वेश्चन में भी देखिए वही सेम, सिंपल ऑपरेशन, लेस मेंटेनेंस, लो कॉस्ट, सेम ही ऑप्शन वो फ्रेम करता है। तो आपकी हर एक जितने भी आपके पावर सिस्टम के जो भी बेसिक पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, उनके ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, नॉट एडवांटेज, ऐसे टाइप के क्वेश्चन फ्रेम
टाइम हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसके डिसएडवांटेज। सिंगल बस बार सिस्टम हैज़ फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज है द बस बार कैनॉट बी क्लीन्ड, रिपेयर्ड और टेस्टेड विदाउट डी एनर्जाइजिंग द होल सिस्टम। अगर आपको बस बार रिपेयर या फिर उसका मेंटेनेंस करना है तो आपको पूरे सिस्टम का शटडाउन लेना ही पड़ेगा। आपके पास अगर डुप्लीकेट बस बार है तो आप उसका लोड डुप्लीकेट बस बार पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। इफ़ अ फॉल्ट ऑकर्स ऑन बस बार इटसेल्फ देयर इज़ अ कंप्लीट इंटरप्शन ऑफ सप्लाई। अगर आपका फॉल्ट डायरेक्टली अगर बस बार पे आता है तो आपका कंप्लीट सप्लाई इंटरप्ट होने के चांसेस है। चांसेस मतलब क्या, हो ही जाएगा आपका पूरा सप्लाई इंटरप्ट। यहाँ पे देखिए एनी फॉल्ट ऑन द सिस्टम इज़ फेड बाय द जनरेटिंग कैपेसिटी रिजल्टिंग इन वेरी लार्ज फॉल्ट करंट। वेरी लार्ज फॉल्ट करंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल बस बार सिस्टम में अगर आपको फॉल्ट आता है तो उसका फॉल्ट करंट जो है वो वेरी लार्ज फॉल्ट करंट फ्लो होता है आपके सिस्टम में। यहाँ पे क्या दिखा है, वेरी लो फॉल्ट करंट, विच इज़ अ रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ द इनपुट द आउटपुट tends towards zero irrespective of initial condition. This type of stability is called, okay, output tends towards zero irrespective of initial condition. अगर आपका आउटपुट जो है yt जो है वो अगर 10 to 0 कर रहा है irrespective of initial condition, तो ये स्टेबिलिटी को हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली डेफिनेशन है जो आपको कंट्रोल सिस्टम से पूछी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगेन ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग सिलिकॉन डायोड हैज सेकेंडरी ईएमएफ ऑफ 14.14 वोल्ट, ठीक है। आरएमएस वैल्यू गिवन है विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ohm. The diode has forward resistance of 0.05 ohm and threshold voltage of 0.7 volt. If the load resistance is 8 ohm, determine the efficiency. पहली चीज़ हमें क्या पूछा है, डिटरमाइन द इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी जो है वो आपका रेशो होगा लोड पावर मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो मैं एक बार इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए अगर अपना ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी है, यहाँ पे आपका हाफ वेव रेक्टिफायर दिया है, तो ये है आपका एक डायोड और यहाँ पे रहेगा आपका लोड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको लोड पावर पूछी है, मैं इसको RL लिख देता हूँ, लोड का जो रेजिस्टेंस है, तो आपको लोड पावर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, IDC² इंटू RL, क्योंकि लोड पे सिर्फ RL रेजिस्टेंस है, डिवाइड बाय इनपुट पावर। अगर आपको इनपुट पावर फाइंड आउट करनी है तो आप लिखेंगे IRMS² इंटू RL प्लस RF, क्योंकि यहाँ पे जो भी डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डायोड का टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए कि एक दिया है हमें बेसिक डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो दिया है 0.15 ओम, बट डायोड हैज़ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम, ये भी हमें दिया है। तो टोटल हमें RF की जो वैल्यू है वो हमें टोटल आएगी 0.15 प्लस 0.05, ओके, 0.15 प्लस 0.05, तो RF की वैल्यू आएगी 0.2 ओम, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे P लोड जो है वो IDC² इंटू RL और जो P इन है वो RMS² इंटू RL प्लस RF। तो अभी देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमें ये दो फॉर्मूले तो पता ही रहते हैं कि इसका जो IDC है उसका वैल्यू मतलब जो डायरेक्ट फार्मूला है वो है IM अपॉन पाई, और जो IRMS है मतलब सप्लाई का जो मतलब RMS करंट जो है इसका वैल्यू आता है IM अपॉन 2 फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर पूछता तो IRMS की वैल्यू आती है IM डिवाइड बाय √2, ठीक है। तो यहाँ पे IDC की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है, यहाँ पे IM डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाय IRMS की स्क्वायर जो है वो IM डिवाइड बाय 2 अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो इसका आंसर आएगा IM² डिवाइड बाय 4 इंटू RL प्लस RF, ओके। इसमें से IM कैंसिल हो गया। अगर आप पूरे एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 8.2, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 39.6। काफ़ी स्टूडेंट्स ऑप्शन में देखेंगे पहले ऑप्शन आपको फंसाने के लिए ऑप्शन दिया है 40.6। अगर आपकी रटी हुई है हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी तो 99% चांस है कि स्टूडेंट 40.6 को डायरेक्टली टिक करेंगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि उसने यहाँ पे रेजिस्टेंसेस मेंशन किए हैं। 40.6% जो है वो आइडियल डायोड के कंडीशन में इफिशिएंसी हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो आप एक बार इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए इन अ बोडे प्लॉट इफ़ द वैल्यू ऑफ फेज एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको दिया है फेज एट ओमेगा GC इज इक्वल टू
माइनस 125 डिग्री। देन द फेज मार्जिन ऑफ अ सिस्टम, हमें पता है फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई एट ओमेगा जी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर आएगा 55 डिग्री। ऐसा है सिमिलर क्वेश्चन हमें महाट्रांसको का जो 2022 का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हुआ था उसमें भी यही आपको सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगेन ये डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पूछी है कैली हैमिल्टन थ्योरम की। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन थी। यहाँ पे देखिए एक आपको एक ग्राफ दिया है और पूछा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अबव सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए मॉड टी इज। अगेन सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन है, हमें क्या दिया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए मॉड टी। तो मॉड टी को हम कैसे लिख सकते हैं, यही सिग्नल को अगर हम अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए इंटू माइनस टी फॉर टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी टू जीरो में टी की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी निगेटिव, और वही जीरो से लेके इन्फिनिटी तक टी की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो इस तरह से हम सिग्नल को ब्रेक कर सकते हैं दो रीजन्स में, ठीक है। अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो इसके लिए फॉर्मूला है एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई रेस टू ए टी, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा ई रेस टू ई टी इंटू ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी, और जीरो टू इन्फिनिटी से ई रेस टू माइनस ए टी इंटू ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको, अगर यहाँ पे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी चला जाएगा, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है वो आपका आएगा 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप इस ग्राफ को और ये फॉर्मूला को आपके शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर सिमिलर क्वेश्चन आपको पूछता है तो डायरेक्टली आप इसका आंसर याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इफ पोल्स आर मोर देन जीरोस इन जी ऑफ एस देन द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू। हमें क्या पूछा है कि पोल्स अगर मेरे जीरो से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है, वो आंसर दे देते हैं डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ पोल्स एंड जीरोस। तो इसमें दो कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर वो आपको पूछता है नंबर ऑफ ब्रांचेस, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो पूछता है नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस, अगर आपके पोल्स ग्रेटर देन जीरोज है तो उसका आंसर आएगा नंबर ऑफ पोल्स। अगर आपके जीरोज ग्रेटर देन पोल्स है तो उसका आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरोस। मतलब विच एवर इज लार्जेस्ट वो आपका आंसर होगा अगर वो ब्रांचेस पूछता है। लेकिन अगर वो पूछता है नंबर ऑफ एसिम्टोट्स, नंबर ऑफ एसिम्टोट्स आएगा इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस। मान लीजिए अगर मेरे नंबर ऑफ पोल्स कम है नंबर ऑफ जीरो से, तो नंबर ऑफ एसिम्टोट्स तो हमारे निगेटिव नहीं आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब p और z में से जो भी बड़ा है उसका आप वो दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए, वो आएंगे आपके नंबर ऑफ एसिम्टोट्स। यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस पूछा है, तो इसका आंसर आएगा करेक्टली। अगर मुझे रूट लोकस के ब्रांचेस पूछे हैं, ओके, फिर मैं देखूंगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, मेरे पोल्स ज़्यादा है या जीरो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नंबर ऑफ पोल्स आर मोर देन जीरोस, तो इसका आंसर आएगा बी, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए अगेन कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन फॉर अबव कंट्रोलर। यहाँ पे एक कंट्रोलर है, यहाँ पे एक प्लांट है, और आपको पूछा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसके लिए पहले मेरा अप्रोच कैसे रहेगा, मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करूंगा, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला है जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस। जी ऑफ एस जो है, इसको, ये जो पूरा है इसको मैं जी ऑफ एस बोलूँगा, ठीक है। जी ऑफ एस में पहले सेपरेट फाइंड आउट करूंगा। जी ऑफ एस मतलब ये दोनों जो है ये आपके कास्केड में है, तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा के पी इंटू 1 प्लस टी डी ऑफ एस इंटू 1 बाई जे स्क्वायर। तो ये जी ऑफ एस की वैल्यू है, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिलेगा सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, जी ऑफ एस की वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ये अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये दो टर्म्स, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में रहेंगी।
मुझे अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसको मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर सिस्टम के, जो है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यही एग्जैक्ट फॉर्मेट में मुझे चाहिए। एस का जो कोएफिशिएंट है वो मुझे 1 ही चाहिए, दूसरा कोई कोएफिशिएंट अगर होगा तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जे एस स्क्वायर प्लस के पी इंटू के डी इंटू एस, यहाँ पर मैंने लिखा है। लेकिन मुझे एस का जो है वो कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो मैं जे से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, एस स्क्वायर प्लस के पी टी डी अपॉन जे इंटू एस प्लस के पी अपॉन जे। अगर ये आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो मिलेगी अंडर रूट ऑफ के पी अपॉन जे। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इट इज़ अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। अगर ये टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक एज मिलेगी ऑन मतलब अदर कैंडिडेट्स के ऊपर आपको एज मिलेगी। ये जो है वो रैंक बूस्टर क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ़ द वोल्टेज टू बी हैंडल्ड इज डैश देन द स्विच गियर इफ इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड आउटडोर। ठीक है, हमें पूछा है कि वोल्टेज हैंडल्ड, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, कौन से वोल्टेज के ज़्यादा हम स्विच गियर इक्विपमेंट जो है वो आउटडोर को इंस्टॉल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बियॉन्ड 66 kV। इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसके लिए मैंने थियरी पार्ट को यहाँ पे समराइज़ किया है। पहले देखिए आउटडोर टाइप, फॉर वोल्टेजेस बियॉन्ड 6.6 kV क्लियरली दिखा है। फॉर वोल्टेजेस बियॉन्ड 6.6 kV स्विच गियर इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड आउटडोर। इट इज़ बिकॉज फॉर सच वोल्टेज क्लियरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस, सर्किट ब्रेकर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड अदर इक्विपमेंट बिकम सो ग्रेट दैट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल सच इक्विपमेंट आउटडोर। ठीक है। उसके बाद इंडोर टाइप, फॉर वोल्टेजेस बिलो 66 kV द स्विच गियर इज जनरली इंस्टॉल्ड इनडोर्स बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। द इंडोर स्विच गियर इज जनरली ऑफ मेटल क्लैड टाइप। ओके, इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल लाइव पार्ट्स आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन एन अर्थ मेटल केसिंग। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट थियरी थी इससे रिगार्डिंग, जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर वाइल रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन। जब भी आपको ऐसे ट्रेंड के क्वेश्चन पूछते हैं आप जल्दी से उसका वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व आप रफ में ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे मैंने वी कर्व दिया है विच इज़ अ वेरिएशन ऑफ आर्मेचर करंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट, और जो ये जो है ये वी कर्व है और ये इन्वर्टेड वी कर्व है विच इज़ द वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड करंट। हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग द लोड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, मतलब अगर मैंने लोड को इंक्रीज़ किया तो इट इज़ वेरी क्लियर, अगर लोड इंक्रीज़ किया तो जो आर्मेचर करंट है उसका भी वैल्यू हमें इंक्रीज़ करेगा वाइल रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन। उसने जो रेफरेंस दिया है वो है आपका नॉर्मल एक्साइटेशन, ये है आपका नॉर्मल एक्साइटेशन का पॉइंट। तो आप पहले इस पॉइंट में देखिए, अगर मेरा लोड इंक्रीज़ हो जाएगा तो आर्मेचर करंट जो है वो आइदर, आर्मेचर करंट तो आपका इंक्रीज़ ही होगा, मतलब ग्राफ आइदर यहाँ पे शिफ्ट होगा या फिर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा ग्राफ यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ, पहली चीज़ तो इंक्रीज इन आर्मेचर करंट होगा जब भी आपका लोड बढ़ेगा मोटर का, तो ए और बी ये दो ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। सी और डी तो वैसे भी हमारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज इन आर्मेचर करंट पूछा है। अगर मेरा आर्मेचर करंट मान लीजिए यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता है या फिर यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता है, तो मुझे पावर फैक्टर का वेरिएशन कैसे पता चलेगा। यहाँ और यहाँ ये दोनों रीजन में आप देखिए पावर फैक्टर जो है वो आपका ड्रॉप हो रहा है, अंडर एक्साइटेड में भी आपका ड्रॉप हो रहा है, ओवर एक्साइटेड में भी ड्रॉप हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज इन आर्मेचर करंट एंड डिक्रीज इन पावर फैक्टर, मतलब इसका करेक्ट है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ कर्ल। अगेन EMFT का क्वेश्चन है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपने पहले कभी पढ़े होंगे, नॉट नेसेसरी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में स्ट्राइक करेगा क्योंकि काफ़ी बार हम EMFT को इग्नोर कर देते हैं या फिर वहाँ से ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते EMFT को। फर्स्ट ऑप्शन है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर कर्ल पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है द डाइवर्जन ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर वैनिशेस दैट इज डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, ये तो करेक्ट है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अनदर वेक्टर फील्ड, ये भी अगेन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है। द कर्ल ऑफ अ स्केलर फील्ड वी डॉट डेल क्रॉस वी मेक्स सेंस, इसके बारे में मुझे पता नहीं है तो अभी फ़िलहाल मैं इसको
ब्लैंक रख देता हूँ, मैं अगला ऑप्शन देखता हूँ। द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वैनिशेस दैट इज डेल क्रॉस डेल डॉट वी इज इक्वल टू 0। ये भी स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगेन ये थोड़ा सा जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं कभी कभार वो इंजीनियर ट्रेनी मतलब ईटी ग्रेड के जो एग्ज़ाम है या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी के एग्जाम्स है उसमें EMFT से रिगार्डिंग आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। EMFT सब्जेक्ट को भी आप इग्नोर करके मत जाइए। यहाँ पे देखिए द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन दिस बक बूस्ट कन्वर्टर इज VC द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस वेरिएबल। हमें क्या पूछा है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस वेरिएबल। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हर जगह पे dVC/dt dVC/dt लिखा है। हमें एक चीज़ पहले से पता होती है, IC इज इक्वल टू C dVC/dt। ठीक है, हमें पूछा है dVC/dt, इसका आंसर आएगा IC/C। तो उसके लिए मुझे कैपेसिटर करंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जब भी ये कैपेसिटर जो करंट आपको प्रोवाइड करेगा, मान लीजिए करंट ऐसे आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये पूरा आपके रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा कैपेसिटर का करंट जो है, क्योंकि यहाँ पे तो डायोड आपका जो है वो रिवर्स बायस में रहेगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं IC को डायरेक्टली लिख सकता हूँ, IC इज इक्वल टू V0/RL। ठीक है, V0 जो है वो आपका आउटपुट वोल्टेज है, RL जो है वो आपका लोड करंट है। ये सेम वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा, dVC/dt इज इक्वल टू V0/RL इंटू C। यह है इसका करेक्ट आंसर जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बक बूस्ट कन्वर्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल if it is possible to transfer the system state from any initial state xt0 to any desired state specified in specified finite time। एक वर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है, बाय कंट्रोल वेक्टर u ऑफ टी। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिखा है सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल इफ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफर द सिस्टम स्टेट फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू डिजायर्ड स्टेट इन स्पेसिफाइड फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट xt0 कैन बी कंप्लीटली आइडेंटिफाइड बाय द मेजरमेंट्स ऑफ अप टू y ऑफ टी ओवर टाइम इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे गड़बड़ है। ऑब्जर्वेबिलिटी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा, सिस्टम इज सेड टू बी कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ every state xt0 can be completely identified by measurements of output y of t over finite time interval। finite time interval यहाँ पे आपको इनफाइनाइट टाइम का वो जिक्र कर रहा है, इसलिए आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 is true एंड स्टेटमेंट 2 is false। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फर्स्ट दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है क्या? तो नहीं है, तो पहला ही जो है वो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड देखिए, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। समझ में आ गया? आसान क्वेश्चन था। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन। तो लीनियर कन्वोल्यूशन के जो मेथड्स है उसमें 3 मेथड्स है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और टैबुलेशन मेथड। जो टैबुलेशन आपने देखा होगा कन्वोल्यूशन का, यहाँ पे हम जितने भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके ऐसे करके उसका टेबुलर फॉर्म में आप कन्वोल्यूशन इसका लिख सकते थे। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स। उसके बाद देखिए सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड इज़ नॉट द मेथड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। द लेयर्स इन द मिडल लेयर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो है वो न्यूरल नेटवर्क से आपको क्वेश्चन पूछा है। लेयर्स इन द मिडल लेयर, मिडल लेयर में जो न्यूरल नेटवर्क्स के होते हैं उनको हम बोलते हैं हिडन लेयर्स। फर्स्ट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच रिकग्निशन। ओके, हमें पता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो स्पीच रिकग्निशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर यूज्ड फॉर हैंड रिटन कैरेक्टर रिकग्निशन। दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है, इसलिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। हाउ मेनी अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें 2 अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये भी अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है माइक्रो कंट्रोलर से। नेक्स्ट दिया है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻et cos ω0t ut। इसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। तो
हमें पता है ऐसे टाइप के अगर 4 अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो मैंने अगले स्लाइड में आपके लिए समराइज किए हैं। साइन ओमेगा नॉट टी इंटू, यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी, कॉस ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी, यहाँ पे यू ऑफ टी सब जगह पे है, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी, क्योंकि ये जो है वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, यूनिलैटरल फॉर यूनिलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको साइन ओमेगा नॉट टी की वैल्यू लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछता है, साइन ओमेगा नॉट टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आएगा ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। कॉस ओमेगा नॉट टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछता है तो इसका आंसर आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अगेन यहाँ पे साइन ओमेगा नॉट टी की जगह वो मल्टीप्लाई कर देता है ई रेस टू माइनस ई टी से, तो ई रेस टू माइनस ई टी साइन ओमेगा नॉट टी का अगर आपको वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछता है तो सेम आंसर आएगा, बस जो एस है इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय एस प्लस ए। ई रेस टू माइनस ए टी कॉस ओमेगा नॉट टी का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आएगा एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसको आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। नेक्स्ट, हाउ मेनी टी स्टेट्स कैन बी देयर इन मशीन साइकिल इन 8085 प्रोसेसर। 8085 में जो है वो आपको 3 to 6 टी स्टेट्स होते हैं। अगेन फैक्चुअल डेटा का क्वेश्चन है। Which of the following flags is used for BCD arithmetic in architecture of 8085 processor? BCD arithmetic, आपने अगर BCD नंबर मान लीजिए ऐसे 2 नंबर आपको दिए हैं प्लस 0 0 1 0 1 0 ऐसे टाइप के कोई भी नंबर्स है, और अगर ये 4 बिट्स से यहाँ पे अगर आपका कैरी जनरेट होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी कैरी जो है वो बीसीडी अरिथमेटिक में काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, माइक्रो प्रोसेसर में से क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैग रजिस्टर्स जो है उसका लेआउट भी दिया है। 8 बिट की अगर आपके पास कैपेसिटी है तो उसमें से जो भी फ्लैग रजिस्टर है, ये जो है वो लेआउट है फ्लैग रजिस्टर का। इसमें देखिए D7, D6, D5, D4, D3 यहाँ से D0 तक है। ये जो है वो साइन फ्लैग है, 0 फ्लैग है, उसके बाद एक जो है ये वैकेंट है, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर वैकेंट, फिर पैरिटी फ्लैग, फिर एक वैकेंट, और यहाँ पे जो है वो कैरी फ्लैग आपका आता है, ठीक है। द apparent पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डैश वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। apparent पावर जो है वो आपकी होती है VRMS इंटू IRMS। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स टू कूलम्स लॉ रिजल्ट्स इन गॉसेस लॉ। अगेन थियोरेटिकल क्वेश्चन है, EMFT से पूछा है। प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम is used to convert Coulomb's law to Gauss's law, ठीक है। Then network capacity in neural network is defined as the number of patterns that can be stored and recalled in the network। ये आपकी है नेटवर्क कैपेसिटी। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली डेफिनेशन या फिर फैक्चुअल डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन यहाँ के जो टॉपिक्स है वो थोड़े अनकन्वेंशनल टॉपिक्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूरल नेटवर्क 8085 से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे वो उस साल पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लो कन्वर्टर इज़ बेसिकली डैश। साइक्लो कन्वर्टर जो है वो एक फ्रीक्वेंसी चेंजर है जो इनपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आउटपुट में भेज देता है। तो ये है ये वन स्टेज फ्रीक्वेंसी चेंजर है। यहाँ पे मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम भी लिखा है। साइक्लो कन्वर्टर इनपुट भी AC है, आउटपुट भी AC है। इनपुट की मान लीजिए अगर F1 फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट की F2 फ्रीक्वेंसी है तो F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2, देन इट इज़ कॉल्ड एज साइक्लो कन्वर्टर। इसी जगह पे अगर इन्वर्टर वो पूछता है तो वो DC सिग्नल को AC सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव्स ओनली एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम।
ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, बोडे प्लॉट, रूट लोकस, राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया और नाइक्विस्ट प्लॉट। हमें पूछा है ओनली एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के एनालिसिस के मेथड्स है उसको मैंने लिस्ट आउट किया है। ऐसा चार्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये पूरा समरी मैंने क्रक्स लिखा है दोनों टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का। यहाँ पे देखिए एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम कैन बी डन ऑन 2 बेसिस। फर्स्ट इज टाइम डोमेन एनालिसिस, सेकंड इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। उसमें भी टाइम डोमेन अगेन कैटेगराइज्ड इनटू राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया और रूट लोकस। ये दो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइम डोमेन एनालिसिस। और फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करने के लिए हम बोडे प्लॉट और नाइक्विस्ट प्लॉट का यूज़ करते हैं, जिसमें से राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया मतलब जो RH क्राइटेरिया है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी। सिर्फ RH क्राइटेरिया ऐसा है जो आपको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बाकी जितने भी हमारे एनालिसिस के मेथड्स है दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। आपके पास नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मैंने मेरे खुद के नोट्स में से ये कंटेंट जो है वो दिया है, और ये मैंने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद मेरे नोट्स में इंक्लूड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क हैज़ 40 नंबर ऑफ बसेस ऑफ विच 12 आर वोल्टेज बसेस एंड 5 आर जनरेटर बसेस। टोटल जो है टोटल बसेस हमें दिए है 40। पूछा है फाइंड द साइज ऑफ जैकोबियन। जैकोबियन का साइज दिया है। उसमें से जनरेटर बसेस दिए है 5। एक जो है वो आपकी होगी स्लैक बस 1, और उसके बाद वोल्टेज बस ठीक है वो दिए है आपको 12। मतलब ये जो तीनों मिला के हमारे पास जो PV बसेस है वो होगी 18। ठीक है, अगर आपके पास 18 PV बसेस है तो आपके पास PQ बसेस मतलब लोड बसेस कितनी होंगी 40 माइनस 18। PQ बसेस होगी आपके पास 22। ये दो इम्पॉर्टेंट है जो हमें कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। हमें क्या पूछा है साइज ऑफ जैकोबियन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2 इंटू PQ प्लस PV इज इक्वल टू 2 इंटू PQ बसेस है 22 प्लस PV है आपके पास 18। (44 + 18) इसका आंसर आएगा 62। लेकिन 62 आंसर हमारा मैच कर रहा है क्या कोई भी ऑप्शन में से? तो यहाँ पे कोई भी हमें 62 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा अगर आपको कहीं भी होता है तो हम क्या करेंगे, जो उन्होंने जनरेटर बसेस गिवन है उसमें से ही उसने एक स्लैक बस को कंसिडर किया है, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। तो हम अलग और एक बार इसका कैलकुलेशन करेंगे। मैं ये जनरेटर बस जो है इसी में से एक, मतलब जनरेटर बसेस 5 है मेरे पास, इसमें से ही मैं एक स्लैक बस को कंसिडर करूंगा और 4 जो है वो नॉर्मल जनरेटर बस को कंसिडर करूंगा, और उसके अलग से PV बसेस हमें दिए हैं 12। तो इसका टोटल मिला के PV बसेस में लूँगा 12 + 5 = 17 PV बसेस। और अगर PV बसेस 17 है तो मेरे पास PQ बसेस जो है वो होंगे 23, 40 - 70। ठीक है, तो साइज ऑफ जैकोबियन इज इक्वल टू 2 PQ + PV is equal to 2 into 23 + 17 is equal to 63/63। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही आंसर्स करेक्ट है, लेकिन अगर उसने अलग से मेंशन नहीं किया है कि एक्सक्लूडिंग स्लैक बस या इंक्लूडिंग स्लैक बस, तो आप दोनों टाइप से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले आप इसको फाइंड आउट करके देखिए, अगर ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है तो आप अलग अप्रोच के साथ जा सकते हैं कि जनरेटर बसेस जो है उसी में एक स्लैक बस इंक्लूडेड है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको YCT में भी मिलेंगे जहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया है कि स्लैक बस आपको अलग से लेना है या उसी में इंक्लूडेड है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, एन एयरलाइन हैज़ characteristic impedance of 70 ohm and phase constant of 3 radian per meter at 100 megahertz. Find calculate the capacitance per meter of the line. तो यहाँ पे दिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ZC इज इक्वल टू √of L/C, इसकी वैल्यू दी है 70 ओम। तो मैं L/C की जो वैल्यू है स्क्वायर करूँगा बोथ साइड पे, तो 4900 वैल्यू आएगी। उसके बाद फेज कांस्टेंट दिया है 3 रेडियन पर मीटर। फेज कांस्टेंट होता है ओमेगा इंटू √LC, इसकी वैल्यू गिवन है 3। इसको भी मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करूँगा, ओमेगा स्क्वायर
स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 9 आएगा। ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 100 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁸ तो अगर यहाँ पे मैं ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा और यहाँ से आप जो है वो एल की वैल्यू 4900 इंटू सी अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 68.2 पिकोफैरेड पर मीटर। ये जो है ये लेंदी कैलकुलेशन का था। ये टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको स्किप करने में भी आपकी भलाई है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन वो जानबूझकर सेट करेगा जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पावर मॉसफेट आर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, ये तो सही है। उसके बाद पावर मॉसफेट्स कॉज inferior conduction characteristics as voltage rating is increased above 200 वोल्ट। अगर आपका वोल्टेज रेटिंग 200 वोल्ट से ज़्यादा होता है तो उसका कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब इट कॉजेस inferior कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेजेस फॉर अ मल्टीप्लायर और अ कास्केडेड सर्किट विथ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रोफैरड और वोल्टेज और करंट दिया है। ये एक अलग कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कहीं पे सॉल्व नहीं किया था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपको आता है तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टेजेस का एक डायरेक्टली फॉर्मूला है √V max इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस डिवाइड बाय आई। ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेजेस आएंगे। वी मैक्स की वैल्यू है 100 kV, 100 इंटू फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस 0.2 डिवाइड बाय 10। इसका करेक्ट आंसर आएगा 10, मतलब नंबर ऑफ स्टेजेस 10 रिक्वायर्ड है ये कास्केडेड सर्किट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, L1 दिया है 3 हेनरी, L2 दिया है 5 हेनरी, सीरीज एडिंग बोला है, एडिंग वर्ड है विथ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M दिया है 2 हेनरी। L इक्वेलेंट पूछा है तो एडिंग जब भी होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 की वैल्यू है 3, L2 की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू 2, इसका आंसर आएगा 12 हेनरी। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने थे। नेक्स्ट, अ डिस्क्रीट टाइम रियल वैल्यूड सिग्नल इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिग्नल हम उसी सिग्नल को बोलते हैं जब x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ -n। अगेन सिग्नल की बेसिक डेफिनेशन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। An n-channel E MOSFET has following parameters: ID on is equal to 5 milliampere at VGS is equal to 10 volt and VGS threshold की वैल्यू दी है 5 volt। कैलकुलेट द ड्रेन करंट फॉर VGS is equal to 8 volt। हमें पता है कि ड्रेन करंट का जो बेसिक फार्मूला है वो होता है IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VT। उसमें से जो IDSS है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ ड्रेन करंट होती है, ठीक है। इसको मैं, अगर मुझे पहले क्या करना है, K जो मतलब जो कांस्टेंट है, ये IDSS को मैं K जैसा एज्यूम कर सकता हूँ। मुझे क्या गिवन है, ID ऑन 5 मिली एम्पियर दिया है ये पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, और मुझे फिर से ड्रेन करंट पूछा है व्हेन VGS इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो पहले मैं K की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ID दिया है 5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस VGS कितना दिया है 10 और VGS थ्रेशोल्ड मतलब VT कितना दिया है 5। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो K की वैल्यू आएगी 5। यही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज़ करके मैं दूसरे VGS के लिए ड्रेन करंट फाइंड आउट करूंगा। मुझे पूछा है ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस, इस बार मैं VGS क्या लूँगा 8 वोल्ट, क्योंकि उसने पूछा है 8 वोल्ट के लिए 8 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 9 डिवाइड बाय 25। इसका करेक्ट आंसर आएगा 1.8 मिली एम्पियर। अगेन सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद, द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज पीरियोडिक इन ओमेगा विथ द पीरियड 2π। डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर विच बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज रिजर्व फॉर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ये फिगर हमने पहले भी देखी थी, फ्लैग रजिस्टर का लेआउट। उसमें से ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बिट D4। इसमें से देखिए सिमिलर कंसेप्ट से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट पैराबोलिक फंक्शन ऑकरिंग एट t इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्टेप फंक्शन देता है, 1 sec, अगर आपको स्टेप फंक्शन वो देता है तो उसको आप लिख सकते हैं ut से। स्टेप मतलब ut, ठीक है। उसका जो है वो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका 1/s। उसके बाद रैम्प सिग्नल मतलब t इंटू ut, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। उसके बाद पैराबोलिक फंक्शन का हम इसको
नोट डाउन कर सकते हैं टाइम डोमेन में, t²/2 इंटू u ऑफ टी। इसका अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पूछता है तो हमें पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁻n इंटू u ऑफ टी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s⁻n+1। यही फॉर्मूले से हम कंपेयर करेंगे t², यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 है, तो पैराबोलिक में इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा t² इंटू यू ऑफ टी का क्या आएगा n फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल अपॉन s⁻2+1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 2 इक्वल टू 2/2 इंटू s³। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर आएगा 1/s³। इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर आपको याद रखना है तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, तीनों सिग्नल के ट्रांसफॉर्म। फाइंड आर इक्विवेलेंट इन अ पर्टिकुलर सर्किट। यहाँ पे डायरेक्टली आपको आर इक्विवेलेंट पूछा है, मैं यहीं पे इसका कैलकुलेशन कर देता हूँ, अलग से फिगर ड्रॉ नहीं करता हूँ। 20 और 5 आपको दिया है तो इसका आएगा 4 ओम, ठीक है, पैरेलल में है। उसके बाद ये 4 ओम और ये 1 ओम, ये दो सीरीज़ में आएंगे, मतलब ये टोटल मिला के 5 ओम होगा। 5 ओम अगेन पैरेलल विथ 20। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ वरना समझने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ये दिया है 18, ये दिया है 8, ये दिया है 9, ठीक है, ये दिया है 2, यहाँ दिया है 20 और यहाँ दिया है 5। ओके, यहाँ पे फिर से देखिए, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका आएगा 4 ओम। 4 ओम अगेन इन सीरीज विथ 2 ओम, तो इसका फाइनल आपको जो सर्किट मिलेगा 18, 9, 6 और यहाँ पे 8 होगा। तो इसका अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन देखूंगा तो इसका डायरेक्टली आंसर आएगा 1 + 2 + 3, ठीक है, 18। इसका आएगा 3 ओम। ये टोटल सभी का मिला के इसका आंसर आएगा 3 ओम। इट इज़ इन सीरीज विथ 8 ओम। तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट है, यहाँ से हम देख रहे हैं आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 8 + 3 = 11 ओम। अगेन सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन 50 क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल है। ये आपके प्रिपरेशन में एक अच्छा बूस्ट देंगे। इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे भी है जो आपको एसटी के एग्जाम में रिपीट होने के हाई चांसेस है। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। कोई भी इसमें अगर डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्दी से मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं 51 से लेकर 100 तक सोल्यूशन करवा लूँगा। तो ऐसे ही आपको अगर नए नए वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, ठीक है। मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।